नमस्कार दोस्तों, और आज का हमारा टॉपिक है अल्जाइमर। सुना है ये भूलने की बीमारी है, तो इसके बारे में जानते हैं कि ये सच में भूलने की बीमारी है या नहीं, या इसके और सिम्टम्स क्या है, या और इसमें क्या है। डॉक्टर, सबसे पहले तो हमें अल्जाइमर के बारे में इंट्रोड्यूस कराइए। अल्जाइमर से इंट्रोड्यूस कराइए, होती क्या है बीमारी? देखिए, अल्जाइमर एक बीमारी है जो आमतौर पे बुज़ुर्गों में देखी जाती है। नॉर्मली अगर हम कहें अल्जाइमर 60 साल की 65 साल की उम्र के बाद शुरू होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं में होती है। कई लोगों में इसके सिम्टम्स इससे पहले भी डेवलप हो सकते हैं। और इस बीमारी को अगर हम देखें, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जो कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि इंसान को भूलने की बीमारी हो जाती है। ये कॉमनली जो आमतौर पे लोग समझते हैं सोसाइटी में कि अल्जाइमर की बीमारी क्या है, मतलब इंसान को भूलने की बीमारी हो जाती है। इसे हम अल्जाइमर्स डिजीज़ कहते हैं। बट ये समझना है कि भूलने की बीमारी के कई कारण हो सकते हैं। उसमें से सबसे मोस्ट कॉमन कारण जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है, वो अल्जाइमर्स है। जिनको भी ये भूलने की बीमारियाँ होती हैं, उसमें से जो जितने भी हम मरीज़ देखते हैं 60 to 80% में भी, कई लोग तो ये कहते हैं 80% से भी ज़्यादा उसका कारण अल्जाइमर्स डिजीज़ होता है। तो अगर हम आम भाषा में अगर कोई इसको कहना चाहे, पेशेंट्स भी इसको भूलने की बीमारी ही कहते होंगे। जी बिल्कुल, लोग इसे भूलने की ही बीमारी कहते हैं कि ये चीज़ें याद नहीं रख पाते, चीज़ें भूल जाते हैं। ये कॉमन चीज़ें हैं जिसको लेके लोग एक दूसरे को इस बीमारी के बारे में बताने की या समझने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर, जैसे आपने कारण बताया कि कारण इसका 60% लोगों में अल्जाइमर्स डिजीज़ होता है, तो ये जो अल्जाइमर होने का कारण है वो हेरिडिटरी है या कुछ और कारण है इसका? देखिए, अल्जाइमर होने के काफ़ी कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं है। हाँ, कुछ जेनेटिक रीजंस अभी तक पता लगे हैं कि जिनके वजह से अल्जाइमर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन सिर्फ अल्जाइमर के लिए सिर्फ जेनेटिक कारण नहीं है। क्रॉनिक फिजिकल इलनेसेस होना, जैसे डायबिटीज़ होना, हाइपरटेंशन होना, इन लोगों में अल्जाइमर होने के चांसेस जैसे आमतौर से ज़्यादा होते हैं, जल्दी हो जाती है ये बीमारी। सो क्रॉनिक फिजिकल इलनेस होना, कुछ जेनेटिक रीजंस होना, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एज। सो जेनेटिक में भी अगर आपकी फैमिली में किसी को ये बीमारी है तो आपके होने के, इस बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और हो सकता है आपको ये बीमारी थोड़ी सी जल्दी शुरू। तो जेनेटिक ज़्यादा रीजंस है, बाकी जो है कम रीजंस है। क्रॉनिक आपने बोला, फिजिकल इलनेस। एक मैं वही कह रहा हूँ कि अभी कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं कहते, बट हाँ, जेनेटिक इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर। तो सर, एज की बार बार बात हो रही है कि एज जब बूढ़े हो जाते हैं, जब या एज ज़्यादा हो जाती है तब होता है, तो किस स्पेसिफिक एज में ये डेवलप होना शुरू हो सकता है? देखिए, आमतौर पे जो मैंने कहा कि डायग्नोसिस देखी जाती है, आमतौर पे मोस्ट कॉमन डिजीज़ अगर हम कहें तो ये 65 साल के बाद लोगों को देखी जाती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, इसका प्रेवलेंस बढ़ता जाता है कि अगर हम 60 साल के लोगों में कहें तो 10 लोगों में होगा 100 में से, तो 70 साल की उम्र में ये शायद 15 में होगा। 80 साल की उम्र के लोगों को हम देखें तो उसमें 20-25% में होगा। तो उस तरह से प्रेवलेंस इसकी बढ़ती जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इसलिए अल्जाइमर का यही कहा जाता है कि एज है। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये भी समझना है कि ये सिर्फ 60 साल के उम्र ऊपर वाले लोगों को नहीं होती, कई लोगों को ये जल्दी भी हो सकती है। और आज की डेट पे जिस तरह से साइंस चल रही है, जैसे हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको हम कहते हैं कि मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जिसको कि पूरा अल्जाइमर्स के सिम्टम्स नहीं आए हैं लेकिन कुछ अर्ली साइंस आने शुरू हो गए। तो मिनिमम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट ये काफ़ी अर्ली एज में भी शुरू हो सकता है, 50s में भी ये लोगों को शुरू हो सकता है। इसलिए उसको जितनी जल्दी हम आइडेंटिफाई करेंगे, हो सकता है कि तब हम उस तरह से उसको मैनेज कर पाए। सर, तो क्या ये बीमारी टीनेजर्स वगैरह में भी हो सकती है? देखिए, आमतौर पे अल्जाइमर्स जो होती है वो टीनेजर्स में नहीं होती। अगर हम कहेंगे जैसे डिमेंशिया के मैंने कहा दूसरे कारण होते हैं, सो डिपेंडिंग, अगर हम 18 साल से पहले किसी को याददाश्त की या समझ की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम यूजुअली मेंटल रिटार्डेशन में ही मानते हैं। 18 साल के बाद अगर किसी को ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। यूजुअली अल्जाइमर उसका कारण नहीं होता है, बाकी कई और दूसरे कारण हो, जैसे सिर पे चोट लग जाना है या नशा करना है, उस तरह के कारण कई बार कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब ये नॉर्मल, जैसे डॉक्टर ने बताया, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे अल्जाइमर होने का रिस्क बढ़ता जाता है। और डॉक्टर, ये कितना कॉमन है? जैसे कि आप पीजीआई में हो, एडिशनल प्रोफेसर, और कितने केसेस आ जाते हैं इसके? देखिए, जैसे हमारे पास जो एल्डरली पेशेंट आते हैं 60 साल से उम्र के से ज़्यादा, जैसे जो हमारी ओपीडी में आ रहे हैं, हम देखें तो उसमें से अबाउट 20-30% जो हैं जो सिर्फ अल्जाइमर की प्रॉब्लम लेके आते हैं। मेमोरी प्रॉब्लम्स काफ़ी लोगों में होती है,
20 to 30% पेशेंट्स हैं जिनमें कि ये अल्जाइमर्स वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। और सर इसमें कुछ ऐसा भी होता है औरतों को ज़्यादा हो या मर्दों को कम हो, कुछ ऐसा रेशियो भी है? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि ये औरतों या मर्दों में ज़्यादा होता है, बट डिफरेंट स्टडीज़ इसके बारे में डिफरेंट कहते हैं। कुछ डिपेंड करता है कि रिस्क फैक्टर्स के ऊपर, बट जेंडर इस तरह से कोई स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स नहीं देखा। तो ये उम्र के साथ ही होता है और 20 से 30% जैसे डॉक्टर ने बताया जो पेशेंट्स आते हैं उसमें 20 से 30% अल्जाइमर के आते हैं जो साइकियाट्री ओपीडी में आते हैं, और ये बहुत ही कॉमन भूलने की बीमारी है। तो इसके बारे में और जानते हैं, इसके सिम्टम्स जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। आप कैसे पता चल सकता है कि एक पर्टिकुलर इंसान को अल्जाइमर की बीमारी है? देखिए, सबसे कॉमन सिम्टम जो है अल्जाइमर का वो है कि इंसान को चीज़ें याद रखने में दिक्कत आती है। अगर हम जिसे हम मेमोरी कहते हैं, याद रखने की स्मरण शक्ति कहते हैं, तो उसको भी हम डिफरेंट तरीके से समझते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। एक है कि मोस्ट रीसेंट बात को याद रखना और पुरानी बातों को याद। तो अल्जाइमर में जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं कि आपको इमीडिएट शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, जबकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी ठीक रहती है। तो आमतौर पे क्या होगा, लोग गांव में आप देखेंगे, लोगों से बात करेंगे तो कॉमन कंप्लेन होगी कि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। बट जैसे आप पूछना शुरू करेंगे तो परिवार वाले या वो खुद बताते हैं मुझे अपनी पुरानी बातें तो सारी याद है, लेकिन आजकल की जो नई बातें हुई हैं, जो कल हुआ था या आज सुबह हुआ था, वो याद नहीं। मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी इम्पेयरमेंट शुरू होता है। बट सिर्फ मेमोरी इम्पेयरमेंट नहीं होता, और भी लाइफ में जिसे हम कहते हैं कि ब्रेन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि अटेंशन कंसंट्रेशन है, डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या जजमेंट है, लैंग्वेज है, दूसरों की बातों को समझना है। इन सारी चीज़ों में भी इम्पेयरमेंट आ सकती है। जैसे लोगों का नाम याद रखना है, ये सारी चीज़ों में भी इम्पेयरमेंट आ सकती है। उसी तरह से कि कई लोगों को इसमें डिप्रेशन की तरह चीज़ें होती हैं, या उनकी इमोशनल रिएक्टिविटी कम हो जाती है, वो एपैथेटिक हो जाते हैं। जैसे कि हर एक खुशी की बात में उस तरह से रिएक्ट नहीं करना, या गम की बात में उस तरह से रिएक्ट नहीं करना, एक उनका जैसे कहेंगे इमोशनल रिएक्शन कम हो जाता है चीज़ों में। तो ये सारे लक्षण भी हो सकते हैं जो कि अल्जाइमर की तरफ पॉइंट आउट करें। बट मेमोरी इम्पेयरमेंट एक सबसे कॉमन सिम्टम जिसको हम समझते हैं। भूलने के अलावा नॉर्मल से नॉर्मल चीज़, जैसे आपको किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लाइफ में नॉर्मल डेली रूटीन में भी बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ सकती है। छोटे छोटे टास्क करने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। बिल्कुल, छोटे छोटे टास्क में, जैसे मान लीजिए कपड़े ही पहनने हैं, या कहीं बाहर जाना है, रास्ता भूल जाना, ठीक है ना, घर के अंदर ही रास्ता भूल जाना, इस तरह की छोटी छोटी आपकी लाइफ की डिसीजंस में आपको दिक्कत आनी शुरू होती है कि आप इंडिपेंडेंट चश्मा रख के भूल गए। आप वो सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा इंडिकेट करती हैं कि ये कुछ अर्ली साइंस है या ये साइंस एंड सिम्टम्स है। तो ये तो बात होगी सिम्टम की। तो हम जानते हैं डॉक्टर कि हम भी कई चीज़ें भूल जाते हैं एज अ टीनेजर, या कुछ यंग लोग भूल जाते हैं, छोटे बच्चे भूल जाते हैं। तो ये जो अल्जाइमर में भूलना है और दूसरा भूलना है, उसमें अंतर कैसे है? देखिए, जैसे नॉर्मल भूलने की जो आदत कहते हैं हम, जिसे वो एक बीमारी है और एक आदत है कि आप एक आध बार कोई चीज़ होती है, आपके लिए वो परसिस्टेंट नहीं है, और आप उसको सुधारने की कोशिश करो तो आप सुधार सकते हो। उसके मुकाबले जब अल्जाइमर्स है तो वो एक परवेजिव पैटर्न है। और जैसे उसमें डिसीजन मेकिंग में अगर हमने कहा कि एक आपने गलत फैसला ले लिया यंग पर्सन ने कि ये करना है नहीं करना, लेकिन जिसको अल्जाइमर्स है अगर हम उसको कोई टास्क दे दें तो वो फैसला ही नहीं कर पाए। तो बेसिक ये चीज़ें हैं जो मेजर डिफरेंसेस है कि ये एक परवेजिव पैटर्न होगा और उसकी लाइफ इफेक्ट होगी, और उससे ये है कि वो अपनी लाइफ के फैसले नहीं कर पा रहा, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा, और उसी की वजह से लाइफ की उसकी फंक्शनिंग इफेक्ट हो। जबकि नॉर्मल लोगों में एक आध बार भूलना आम बात है, कॉमन है, और ये हर एक के साथ हो। तो अल्जाइमर उसको नहीं कहेंगे, लेकिन जब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाए और हर एक लाइफ के आपके एस्पेक्ट में इफेक्ट कर रहा है और बार बार हो रहा है, और पर्टिकुलरली आप उस वनरेबल एज में हो कि आप 50+ क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको जरूर अपने आप को इवैल्यूएट जरूर कराना है। तो जो हम कभी कभी भूल जाते हैं, एक आध बार भूल जाते हैं, वो नॉर्मल है। पर अगर ये बार बार होने लग जाए आपके बुजुर्गों को, तो ये अल्जाइमर की बीमारी हो सकती है। तो अब हम जानते हैं, ये तो हमने सिम्टम्स जाने की क्या क्या होता है। एक बार जब अल्जाइमर डेवलप हो जाए तो उसके बाद लोग क्या करते हैं? देखिए, आमतौर पे जब ये बीमारी किसी को होती है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लोग इसको कॉमन लैंग्वेज में इसको एक नॉर्मल एजिंग का हिस्सा मानते हैं। जैसे कि कहते हैं कि ये बुजुर्ग हो गए तो अब इनको तो ये बीमारी होनी है, ये नॉर्मल एज के साथ है। उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। ये नॉर्मल एजिंग का हिस्सा नहीं है, ये एक बीमारी है। और जब ये बीमारी होती है, अगर हम इसका इलाज ना कराएं तो ये बीमारी बड़ी रैपिडली बढ़ती है,
इसके सिम्टम्स लोगों को इस हद तक इम्पेयर कर सकते हैं कि वो अपने आप को, अपना नाम तक भूल सकते, अपने आसपास के लोगों को भी नहीं पहचानेंगे या उनका नाम नहीं बता पाएंगे, या उनको बाहर जाना है, क्या करना है या क्या खाना है वो तक नहीं बता पाए। तो ये बीमारी प्रोग्रेसिव है, इसीलिए ये समझना जरूरी है कि जब भी किसी को आपको लगे, इसको एक नॉर्मल एजिंग का हिस्सा ना समझे, इसको एक बीमारी समझे जो एक प्रोग्रेसिव है और कुछ हद तक इसमें इलाज संभव है। इलाज संभव है मतलब इस बीमारी को हम कोशिश ये कर सकते हैं कि इसकी प्रोग्रेशन को थोड़ा स्लो डाउन कर सकते। तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर ने। मैं भी यही समझती थी, शायद आप ही यही समझते होंगे कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, हमें यही बोला गया होता है, यही सुनने को मिलता है कि वो बूढ़े हो गए हैं, वो भूलने लगेंगे बातें, उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी। पर क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है, जो हिंदी में हम लैंग्वेज में जो कॉमन लोग कहते हैं ना, ये सठिया गया है, दैट कम्स फ्रॉम 60s एक्चुअली। जब हम 60 कहते हैं वहाँ से सठिया कहते हैं और वहीं से कहते हैं कि इसको बीमारी उस तरह की हुई है, तो वो उसको नॉर्मल एजिंग में समझते हैं। इसको हमें ये गलती नहीं। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं और आपको लगता है वो चीज़ें भूलने लगे हैं, तो उसको नॉर्मल मत समझिए। अगर वो बार बार वैसा हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए और इलाज कराइए। अगर नहीं होगा तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जाएगी। तो डॉक्टर, ये तो हमने जाना कि सिम्टम्स क्या है, क्या होगा अगर हम नहीं इलाज कराएंगे टाइम पे। तो डायग्नोस कैसे किया जाता है? कुछ टेस्ट होते हैं? देखिए, आमतौर पे जो डायग्नोसिस है डिमेंशिया की, वो उसके एक स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट होता है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेसिस पे हम इवेलुएट करते हैं। साथ में कुछ ब्रेन के साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं और बाकी ज़रूरत पड़ने पे न्यूरो इमेजिंग भी होती है। हर एक सारा चीज़ों को कोरिलेट करके एक डायग्नोसिस बनती है। तो हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशंस एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन जब हो जाए तो उसके बेसिस पे एक डायग्नोसिस बनाई जाती है। बट जो सिम्टम्स हैं वो होने चाहिए, तब भी जाके सारी चीज़ों का कोरिलेशन हो सकता है। सर, टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आ जाते हैं? जैसे यूजुअली जो टेस्ट हैं, हम डायग्नोस करने के लिए मेमोरी टेस्ट कराते हैं। जो मेमोरी के टेस्ट होते हैं और डिफरेंट ब्रेन एरियाज के फंक्शन के, लैंग्वेज के टेस्ट हैं, जजमेंट के टेस्ट हैं, और वो सारे टेस्ट जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कॉग्निटिव बैटरी, जिसमें हम के ब्रेन के डिफरेंट तरह के फंक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, वो सारी चीज़ें देखी जाती। तो एक नॉर्मल मेमोरी टेस्ट होता है, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री जानेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, उसके बाद मेमोरी टेस्ट भी होगा जिसमें ब्रेन चेक किया जाता है, ब्रेन टेस्ट किया जाता है। तो ये सिंपल तरीका है डायग्नोस करने का, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आमतौर पे जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री अगर हमें ठीक से मिल जाए और फैमिली वाले ठीक से ऑब्जर्व करें, पेशेंट ठीक से बता पाए, तो कई बार वही सफिशिएंट होता है एक डायग्नोसिस पे एटलीस्ट कंसीडर करने के। तो सर, इसके इलाज के बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, अल्जाइमर की जो बीमारी है, जैसे मैंने कहा कि इसमें कुछ कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं, जैसे भूलना, चीज़ों को याद ना रख पाना या डिसीजन लेने में दिक्कत आना, चीज़ों को समझ ना पाना, इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स। और कुछ होते हैं जिसको हम कहते हैं कि बिहेवियरल सिम्टम्स है। तो जहाँ तक इलाज की बात है, हमें ये समझना है कि इस बीमारी का इलाज सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको जितनी जल्दी रिकॉग्नाइज करके, जितनी अर्ली स्टेजेस में हम इसको रोक पाए, इसकी प्रोग्रेशन को, उतना बेहतर होता है। क्योंकि ये बीमारी पेशेंट जितनी सीवियर कंडीशन में हमारे पास आएगा तो उसकी प्रोग्रेशन को रोकना उतना मुश्किल है। तो इस बीमारी के लिए ऐसी कोई दवाई नहीं है कि हम दवाई दे दें और आपकी मेमोरी पूरी नॉर्मल हो जाए। मेन पर्पस होता है कि इसकी प्रोग्रेशन को कैसे हम स्लो डाउन कर सकें। तो उसमें एक तो हम कुछ मेडिसिन यूज़ करते हैं जिससे कि प्रोग्रेशन स्लो डाउन हो सके। कुछ है कि कॉग्निटिव टास्क हैं, जैसे कि आमतौर पे लोगों को बताया जाता है कि आप ये करिए, इससे आपकी मेमोरी, आपकी ब्रेन फंक्शंस नॉर्मल रहेंगी। और तीसरा जो है कि अगर कोई बिहेवियरल सिम्टम्स, तो उसके लिए हम कुछ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं या उसके लिए कुछ सलाह दे सकते। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है अल्जाइमर को समझना कि एक है प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जितनी हम अपने ब्रेन को जितना एक्टिवली यूज़ करेंगे उतना आपके अल्जाइमर होने के चांसेस कम हो। जितना आप कॉग्निटिवली अपने ब्रेन को जितना स्टिमुलेट करेंगे, तो जहाँ तक भी हो सके, जैसे भी आपके घर में बुजुर्ग हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, कोई काम करना, उनको रोके मत, उनको करने दें। चाहे वो पढ़ाई लिखाई वाला है, लिखने वाला है, पजल सॉल्व करनी है, चाहे वो कार्ड्स खेलने हैं, चेस खेलना है, जितना अपने ब्रेन को वो स्टिमुलेट करेंगे उतना बेटर है, उनका ब्रेन फंक्शनिंग उतनी बेटर रहेगी। तो पहली चीज़ तो प्रिवेंशन, और दूसरा अर्ली आइडेंटिफिकेशन। ट्रीटमेंट में ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो ये अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसके ट्रीटमेंट में ही उसकी प्रिवेंशन है, कि अगर हम पहले ही प्रिवेंट कर लेंगे, मतलब माइंड को एक्टिव रखेंगे, तो ये प्रिवेंट हो सकता है। और जैसे कि डॉक्टर ने बताया, जितनी जल्दी हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, जितनी जल्दी इलाज कर लेंगे, उतना ही बेटर होगा। तो डॉक्टर, ये जैसे आपने बताया कि हम जितनी जल्दी उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो इसमें क्या कुछ टाइम पीरियड भी होता है जिसमें ये ठीक हो जाता है? ये अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी ऐसी है कि ये ठीक नहीं हो सकती है, इसका प्रोग्रेशन स्लो डाउन किया जा सकता है। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमने इसका प्रोग्रेशन स्लो डाउन करना है, उसके लिए कुछ दवाइयाँ और किसी तरह से पेशेंट के ब्रेन को एक्टिव रखना है, उनका ब्रेन को, जिसको हम कहते हैं कि कॉग्निटिवली हम उसको स्टिमुलेट कर, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि डॉक्टर ने बताया, ये ठीक नहीं हो सकती, बस हम इसका इफेक्ट कम कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर, क्या अल्जाइमर डेथ कॉजिंग है, इतना डेंजरस है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अल्जाइमर डेथ कॉजिंग उस तरह से डायरेक्ट कॉज नहीं कहते हैं, बट ये है कि एक बार अल्जाइमर का प्रोग्रेशन शुरू हो जाए तो यूजुअली कहते हैं कि उनकी लाइफ स्पैन अगले 8-10 साल होती है, बट इट कैन वेरी फ्रॉम 4 to 20 ईयर्स, 4 से 20 साल तक वेरी कर सकती है। तो उस तरह से कि रिस्क ऑफ अर्ली डेथ थोड़ा सा है, बट डायरेक्टली अल्जाइमर डेथ कॉज करना उस तरह से हम नहीं कहते। मतलब इतना रिस्क नहीं है, कम रिस्क है, कहा जाता है 20 साल तक वेरी कर सकता है जी। तो इतना रिस्क नहीं है जितना दूसरी डेंजरस डेथ कॉजिंग जैसे कैंसर वगैरह कहते हैं, उतना रिस्क नहीं है जी। तो अब हम जानते हैं, क्या अल्जाइमर से और बीमारियां भी हो सकती हैं? देखिए, अल्जाइमर डायरेक्टली कोई दूसरी बीमारी कॉज नहीं करती, बट अल्जाइमर की वजह से जब इंसान अपने आप का ध्यान ना रख पाए तो उसकी वजह से सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते। जब किसी को भूलने की बीमारी है और साथ में मान लीजिए उसको कोई और फिजिकल इलनेस भी है, अब वो उसकी दवाई टाइम से नहीं खाता है तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो गए। वो अपनी साफ़ सफाई नहीं रख पा रहा है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया। तो अपनी साफ़ सफाई नहीं रख पा रहा है, उसके लिए उसके शरीर में डिफरेंट तरह के स्किन के प्रॉब्लम्स हो गई, तो उस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कईयों को कुछ साइकेट्रिक सिम्टम्स आ सकते हैं। सो उस तरह की चीज़ें हैं जो पार्ट एंड पार्शियल हो सकती हैं अल्जाइमर की, और कुछ चीज़ें हैं कि वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि आप अपनी बीमारी को अगर ठीक से नहीं मैनेज कर पा रहे तो ये चीज़ें होती हैं। मतलब डायरेक्ट ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट अल्जाइमर कोई डिजीज़ और कॉज नहीं करता है, बट अल्जाइमर के वजह से आसपास की चीज़ें, जिस तरह के आपके आसपास का माहौल जिस तरह से मैनेज हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो डॉक्टर, प्रिवेंशन का आपने बताया था माइंड को एक्टिव रखें, तो उसके लिए आपने एक बोला कि चेस खेल लिया जाए, और क्या कर सकते हैं माइंड को एक्टिव रखने के लिए? मैंने कहा कि सिंपल से सिंपल टास्क है, चाहे पजल सॉल्व करना है या क्रॉसवर्ड्स करना है, या सिंपल कुछ भी नहीं है तो न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, या किसी ने कोई लोग, कॉमन लोग जैसे जो रिलीजियस बुक्स पढ़ते हैं, दूसरों के साथ बैठ के आपने चेस खेल ली। कोई भी चीज़ है जिससे आपका ब्रेन एक्टिव रहे। हम कुछ ना हो तो हम पेशेंट को बड़ी सिंपल सी चीज़ कहते हैं कि आप कुछ ना करें तो एक न्यूज़पेपर लें और उसमें मान लीजिए एक लेटर को आइडेंटिफाई कर लें, जैसे पूरे पेज में ए लेटर है, उसको आइडेंटिफाई करके कैंसिल करें। उससे क्या कि आपका ब्रेन की स्टिमुलेशन बढ़ती है, आप एक्टिव रहते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन चीज़ों को करना कि आपका ब्रेन एक्टिव रहे। तो नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ करने में हमारा ब्रेन एक्टिव हो सकता है। अगर आप डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं तो बहुत एक्सरसाइजेस भी पता चलेगी, नॉर्मल सिंपल एक्सरसाइज, जिससे आपका ब्रेन एक्टिव हो जाए। तो डॉक्टर, ये बहुत जो बुज़ुर्ग लोगों को होता है ये मेनली, तो जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो कई बार उनसे फेडअप हो जाते हैं, थक जाते हैं, मतलब ऊब जाते हैं कि, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको टिप्स दें कि उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले यही चीज़ समझनी है कि एक अल्जाइमर डिमेंशिया के पेशेंट को हमें उसी तरह से हैंडल करना है जैसे कि एक छोटे बच्चे को हैंडल कर। अब जैसे एक छोटा बच्चा घर में, तो हम हमेशा उम्मीद करते हैं ना कि इसको नहीं पता होगा, इसको समझ नहीं आता, तो वहाँ पे तो हम बड़े लीनियंट होते हैं, वहाँ हम हर एक चीज़ बच्चे के साथ एडजस्ट करते हैं। लेकिन जब बुजुर्ग की वही हालत होती है कि जब वो अपने बस में नहीं है, जब उसको चीज़ें नहीं पता लग रही, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और हमें लगता है कि ये ऐसा क्यों कर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फैमिली वालों के लिए समझना कि जो चीज़ें हो रही हैं पेशेंट के साथ, उस पर पेशेंट का अपना कोई कंट्रोल नहीं, उसका कंट्रोल नहीं है। इसलिए फैमिली वालों का रोल ये बनता है कि उनको हर एक चीज़ के लिए सपोर्ट करें, क्योंकि जिनको अल्जाइमर डिमेंशिया होता है, डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी, जो मोस्ट सीवियर केसेस होते हैं, वो अपनी लाइफ की हर एक छोटी चीज़ के लिए अपने परिवार पर निर्भर हो सकते। वो अपने लिए कुछ भी, चाहे छोटी से छोटी बात हो कि कपड़े ही पहनने, वो नहीं पहन सकते, जैसे टॉयलेट जाना है वो नहीं जा सकते। तो परिवार वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनको सपोर्ट करें और उनका ध्यान रखें। दूसरा, मान लीजिए कि पेशेंट को अर्ली सिम्टम्स जो घर में रह रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि इंसान घर में टॉयलेट का रास्ता भूल जाता है,
या कुछ चीज़ें हैं। आप चीज़ों को इस तरह से करें कि चीज़ें उनको दिखे। मान लो टॉयलेट के बाहर आपने बड़ा सा लिख के लगा दिया टॉयलेट, सो जिससे आपने रास्ते का डायरेक्शन लिख दिया। तो इस सब चीज़ों से क्या होता है कि पेशेंट को एक डायरेक्शन गाइडेंस मिलती है। सो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो कर सकते। उसी तरह से इस तरह के मरीजों को घर से अकेला बाहर ना जाने दें, क्योंकि वो जरूरी नहीं कि उनको रास्ता याद रहेगा वापस आने, तो उनको कहीं बाहर अकेला ना जाने दें। अगर बाई चांस पेशेंट कहीं भी अकेला जाता है या फिर भी अगर आपके साथ जाता है, तो यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट के जेब में हमेशा एक उसका कार्ड होना चाहिए जिस पे उसका नाम, फ़ोन नंबर और पता लिखा हुआ है, ताकि पेशेंट कहीं भी इधर उधर हो, घूमे, कुछ हो, तो वो वापस आने के कोई चांसेस हो, ताकि कोई ना कोई उसकी मदद कर दे। फिर आती है बात कि परिवार वालों को उसकी देख रेख कैसे करनी है, क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि हमें इन्फेक्शन को अवॉइड। कोई भी चीज़ें हैं, अगर पेशेंट का पूरा शारीरिक ध्यान ना रखा जाए तो इन्फेक्शन हो सकता है। उनकी दवाइयों का ध्यान रखें, टाइम से उनको दवाई दें, मेक श्योर कि उनको दवाई समझ आ रही है और आप अपने आप से दे रहे हैं, क्योंकि सारी दवाइयों का अगर जिम्मेवारी पेशेंट पे ही छोड़ दी जाएगी, उसको भूलने की बीमारी है तो उसको पता ही नहीं लगेगा उसने दवाई खाई नहीं खाई, कितनी नहीं खाई। तो अल्टीमेटली जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज ए फैमिली हमें पेशेंट को पूरी तरह से सपोर्ट करना है, और ये समझ के सपोर्ट करना है कि हम एक बच्चे के साथ डील कर रहे हैं, ना कि इस तरह से कि कोई हम एक बड़े इंसान के साथ डील कर रहे हैं जिसको सब समझ आना चाहिए। यही तो बीमारी है कि उसकी समझ की शक्ति कम हो गई। तो जैसे एक छोटे बच्चे को हम हैंडल करते हैं, वैसे ही अल्जाइमर के पेशेंट को हैंडल करना है, और शायद छोटे बच्चे से ज़्यादा, क्योंकि छोटे बच्चे आजकल बहुत एक्टिव होते हैं, उन्हें सब पता होता है, तो हमने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है जैसे डॉक्टर ने हमें बताया। तो डॉक्टर जाते जाते अल्जाइमर पे एक छोटा सा फाइनल मैसेज। देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये बीमारी को हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये समझना है कि इसको जितनी जल्दी हम आइडेंटिफाई करें और इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें। आज के ज़माने में लोगों ने कॉग्निटिवली अपने आप को स्टिमुलेट रखना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को, अपने ब्रेन को एक्टिव रखेंगे, स्टिमुलेट रखेंगे, उतना अच्छा है। और जब भी किसी को लगे कि अपने परिवार में या उन्हें इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, वो भूलने लग रहे हैं, जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करें, ताकि आप ये समझ सकें कि इस बीमारी के प्रोग्रेशन को कैसे रोका जा सके। डॉक्टर, आपका बहुत शुक्रिया। आप अपने इतने कीमती टाइम टेबल में से हमारे लिए समय निकाल के आए और हमें इतनी अच्छी और नई जानकारी दी। शुक्रिया, थैंक यू।